bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस बार की टिप्पणी में एक कहानी सुनाता हूँ। कह तो रहा हूँ कहानी, पर है बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित। कुछ बहेलिये आखेट पर निकले थे। बहेलिया यानी शिकारी और आखेट यानी शिकार। 14 अप्रैल का दिन बहुत हंगामा खेज बीता। सुबह जो शिकार करने निकले थे, शाम होते होते खुद शिकार बन गए। ऐसे मौके पर महाकवि अनजान द्वारा लिखित और बप्पी लहरी द्वारा सुरबद्ध वो कविता याद आती है। पहले आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 10 अप्रैल को एबीपी न्यूज ने आईसीएमआर यानी भारत की शीर्ष मेडिकल संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हवाले से एक खबर दिखाई। खबर का लब्बोलुआब यह था कि अगर प्रधानमंत्री ने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा नहीं की होती तो 15 अप्रैल तक देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 8,20,000 तक पहुंच जाती। एबीपी की इस खबर को तत्काल ही बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इनकी कुख्याति सार्वजनिक लोकलाज की सीमा लांघकर फेक न्यूज फैलाने वाले की है। क्या आईसीएमआर ने ऐसी कोई रिसर्च की है? अपनी जांच पड़ताल में न्यूज लॉन्ड्री ने पाया कि ऐसी कोई रिसर्च आईसीएमआर ने नहीं की है। सो न्यूज लॉन्ड्री ने यह खबर चलाई। खुद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी 10 अप्रैल को इस तरह की किसी भी रिसर्च से इनकार किया था। सैयद आमिर हुसैन हूँ। मेरा सवाल सर ये है कि आईसीएमआर की रिसर्च एक रिपोर्ट को लेकर के बहुत सी खबरें चल रही हैं। उसमें ये खबर चल रही है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 15 अप्रैल तक देश में 8,20,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले आते। क्या ये सही है? क्या ये रिपोर्ट सही है जो चल रही है अभी इस समय? 8,20,000 से ज़्यादा कर देता हूँ सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। 11 अप्रैल को चमत्कार हो गया। लव अग्रवाल ने इस मामले में सफाई दी, लेकिन वह सफाई भी न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी को सही ठहराती है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने ऐसी कोई रिसर्च नहीं की है। हाँ, उनके मंत्रालय ने ज़रूर एक इंटरनल एनालिसिस की थी जिसके मुताबिक अगर देश में लॉकडाउन न होता तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 8,20,000 तक पहुंचने का अनुमान था। ये लगभग उसी स्तर की बात थी कि अगर मेरे चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा न कह लेता। लोगों ने भी इसे उसी तरह लिया और भूल गए। कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर स्टडी क्या वह आईसीएमआर की स्टडी है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आईसीएमआर की ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन उस स्टडी से संबंधित वह स्टडी नहीं है। मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी। फिर आई 14 अप्रैल, जब ट्विटर के रण में चंडी की भांति खड्ग लहराते हुए रूबिका लियाकत कूद पड़ी। लव अग्रवाल के 3 दिन पुराने हो चुके बयान को आधार बनाकर उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को फेक न्यूज फैलाने के लिए माफी मांगने की मांग कर डाली। उद्विग्नता, बेसब्री और डेस्परेशन इतना कि एक ही ट्वीट में 2-2 बार न्यूज लॉन्ड्री को टैग दे मारा। उनके चित्त की बेचैनी को समझा जा सकता है। ये वो रूबिका हैं जिनके द्वारा फैलाई गई तमाम फर्जी कहानियों की पूरी फहरिस्त आपको न्यूज लॉन्ड्री पर मिल जाएगी। आगे आगे बहन रूबिका चली तो पीछे पीछे बंधु बांधव और तमाम विघ्न संतोषी जीव भी लग गए। गौर कीजिए, ये सब उसी वीडियो को आधार बनाकर किया जा रहा था जिसमें दोबारा से लव अग्रवाल कह रहे हैं कि आईसीएमआर ने ऐसी कोई रिसर्च नहीं की है। अब इस तंग नजरी, इस कमअक्ली को क्या कहेंगे? इस जहालत का जिम्मा किसके सिर पर डालेंगे? मैं बताता हूं। आईटी सेल। जैसे ही रूबिका ने अपने चतुरंगिनी चेलों के साथ हमला किया, उसी समय एक फर्जी हैशटैग न्यूज लॉन्ड्री के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग को चलाने वालों के आईटी सेल से सीधे संबंध की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन इस हमले की शैली उन्हीं की तरफ इशारा करती है। मसलन एक ही लाइन को कॉपी पेस्ट करके अपनी कूढ़ मगज प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने जमकर किया। यह सब तो दिन के पूर्वार्ध में हुआ। दिन के उत्तरार्ध में जो कुछ हुआ उसके लिए जनता एक कहावत का इस्तेमाल करती है, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं।
और विद्वान इसे पोएटिक जस्टिस भी कहते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में लॉकडाउन विस्तार और अफवाहों के शिकार हजारों लोग इकट्ठा हो गए। यह बात सच है कि लोग अफवाहों का शिकार होकर वहां इकट्ठा हुए थे। सो रूबिका लियाकत निकल पड़ी इस बात की तहकीकात करने कि वहां पर लोग कैसे इकट्ठा हुए। ऐसी खबरें हैं कि मुंबई में लोग अफवाह की वजह से इकट्ठा हुए। अफवाह ये थी कि बांद्रा से बिहार और यूपी के लिए ट्रेन खुलने वाली है। सवाल यह है कि अफवाह किसने फैलाई। सवाल यह भी है कि जब ये मजदूर दोपहर से ही इकट्ठा होने लगे तो उस वक्त सरकार क्या कर रही थी। हम बताते हैं यह अफवाह किसने फैलाई। असल में यह अफवाह कई तरीकों से फैली, जिसमें एक भूमिका एबीपी समूह के न्यूज चैनल एबीपी माझा की भी रही। जगह जगह फंसे मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने के लिए अब हर डिवीजन से ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह अभी की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। जगह जगह बहुत से लोग लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं, इसलिए अब उन मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने के लिए हर डिवीजन से ट्रेनें चलेंगी। इस मामले में और अधिक जानकारी लेंगे हम अपने संवाददाता राहुल कुलकर्णी से। राहुल, यह निर्णय क्या है? आपल्याकडे जे आता रेल्वे विभागातल्या सूत्रांनी दिलेलं पत्र, हमारे पास अभी रेल विभाग के सूत्रों से मिला एक पत्र है। इस पत्र के अनुसार हर दिन रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के साथ अलग अलग डिवीजनों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बातचीत करते हैं। इस तरह की एक मीटिंग कल हुई, जिसके बाद शाम को एक पत्र जारी किया गया। पत्र के मुताबिक हर डिवीजन में फंसे हुए मजदूरों का आंकड़ा देकर उन्हें उनके गांव वापस भेजने के लिए विशेष जनसाधारण ट्रेन शुरू करने की डिटेल्स दी गई है। इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर प्रधानमंत्री आज लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो अलग अलग शहरों में फंसे हुए मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने की एक योजना तैयार है। मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जिनके मुताबिक अगर सीमित स्तर पर रेलवे सेवा शुरू होती है तो क्या क्या कदम उठाने की जरूरत होगी। मसलन 55 साल की उम्र से ज्यादा वाले रेलवे कर्मचारियों को कहां तैनात किया जाएगा, टीसी का काम कौन करेगा जैसी जानकारियां शामिल हैं अगर सीमित स्तर पर रेलवे सेवा शुरू की जाती है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन में जो मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उनको वापस उनके गांव भेजने के लिए जनसाधारण नाम की विशेष ट्रेन शुरू की जाएंगी। कुछ और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि कहां कितने मजदूर फंसे हुए हैं, उसी के अनुसार यह विशेष रेलवे सेवा शुरू होगी। धन्यवाद राहुल या सगळ्या माहितीबद्दल। एबीपी माझा एबीपी न्यूज का सहोदर है, यानी सिस्टर कंसर्न। दिन में मराठी भाषा का यह चैनल खबर चलाता रहा कि लोगों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यानी रूबिका लियाकत जिसे गली गली ढूंढ रही थी, वह एबीपी न्यूज के अपने आंगन में मिली। इस अफवाह के लिए जिम्मेदार एबीपी समूह के रिपोर्टर को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एबीपी प्रबंधन को शो कॉज नोटिस या फिर संपादक के खिलाफ नोटिस जैसे कुछ दूसरे उपाय अपनाने चाहिए थे। एबीपी की यह घटना न्यूज मीडिया के भीतर एक बड़े सड़न का संकेत है। जिस मीडिया से आप सरकार से सवाल पूछने की अपेक्षा रखते हैं, उसके एंकराएं सत्ताधारी दल के आईटी सेल से गठजोड़ कर चुके हैं। यह गठजोड़ मीडिया का सबसे बड़ा संकट है। इसकी जड़ में है सरकारों द्वारा इन समूहों को मिलने वाला विज्ञापन के चंगुल से खबरों को मुक्त कराना अब आपकी जिम्मेदारी है, वरना खबरें और खबरनवीस आपके साथ इसी तरह के छल प्रपंच करते रहेंगे। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, वह मीडिया जो आपके समर्थन से और आपके लिए खड़ा हो। मुंबई की घटना ने एक बार फिर से चैनलों का विकृत सांप्रदायिक चेहरा सामने रखा, क्योंकि पृष्ठभूमि में उन्हें एक मस्जिद दिख गई थी कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई। लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि अफवाह फैलाकर लॉकडाउन को कौन फेल करने की साजिश कर रहा है, कौन हमारे देश के खिलाफ है, कौन है भारत के गद्दार, उनके नाम बताइए, ये सवाल भी पूछता है भारत। बताया जा रहा है कि कुछ लोग भड़काऊ बातें कह रहे थे जो कि मस्जिद के भीतर से बातें निकल कर आ रही थी। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं मस्जिद के भीतर कुछ लोग जो भीड़ के भीतर ही मौजूद थे वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप अपने स्क्रीन पर अब देखेंगे तो आप समझेंगे कि लोग दरअसल अल्लाह का नाम लेकर भीड़ को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं या भीड़ को एकजुट करने की, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। तो भीड़ को समझाने वाला कह रहा था कि कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से आया है,
लेकिन भीड़ से एक शख्स बोला कि इस वायरस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इसके जवाब में भीड़ को समझाने वाले शख्स मस्जिद, चर्च और मक्का तक के बंद होने का हवाला दिया। ये बातचीत बताती है कि कोरोना वायरस को लेकर तमाम जागरूकता बेमानी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री देश को कोरोना से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के महत्व को समझाते हैं, खुद गमछा पहनकर देश से बात करने आते हैं, उनके बारे में इस तरह की बातचीत वाकई में चिंताजनक है। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर बैरिकेड लगे हैं, पुलिस खड़ी है, इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग बांद्रा में जामा मस्जिद के सामने स्टेशन के पास इकट्ठा कैसे हो गए? अगर इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये उसी तरह के सवाल हैं जो दिल्ली में मरकज में इकट्ठा हुए लोग के बारे में पूछे गए थे। यहां भी इतनी बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगर खबर हुई भी तो किसी ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सेम बात आज महाराष्ट्र में, मुंबई में, बांद्रा में देखने को मिली। यह अंतिम समय है जब चैनलों के जरिए फैलाई जा रही सांप्रदायिकता के खिलाफ कठोर रुख अख्तियार करने की जरूरत है, वरना ये चैनल एक समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत भर चुके हैं कि देखते ही देखते यह ताना बाना किसी भी दिन बिखर सकता है। मुंबई की घटना के हड़बोंग में ज्यादातर चैनलों ने गुजरात के सूरत शहर में हुए मजदूरों के एक विरोध प्रदर्शन को सिरे से गोल कर दिया। आप उसे यहाँ देख सकते हैं। सर, जो गांव पे लोग गए थे, स्कूल में थे, उनको 14 दिन में 3 बार रिपोर्ट हुआ। वो 3 बार चेकअप कराने के बाद उनको छोड़ दिया गया। जो लोग यहाँ पे स्वस्थ पड़े हुए हैं, अपना घर जाना चाहते हैं, उन्हें घर भेज दिया जाए। या तो हमें काम दे देंगे ताकि हम लोग काम करें, या तो हमें घर जाने की सुविधा। मजदूर मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर निकले तो टीवी पर दिखेगा, सूरत के मजदूरों को गायब कर दिया जाएगा। इस कुत्सित राजनीति और चैनलों की मिलीभगत को समझिए, सतर्क रहिए, घरों को बंद रखिए, दिमागों को खुला रखिए। और जो लोग इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें फिर से आगाह कर रहा हूं, इस तरह के आसन्न खतरों से बिल्कुल सतर्क रहें। Can you hear us? Daddy! Oh no! Jen, call him. Oh my gosh! Hold on, I'm gonna text a couple pictures of that. Oh boy. What's up?